बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर हमारा एक नए डेटा टाइप को डिस्क्राइब करता है। स्टैक हम आज कवर करेंगे। स्टैक, उसकी एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप और फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन, उसकी डिटेल्स भी हम देखेंगे। तो ये आज के लेक्चर आउटलाइन है। पहले हम देखेंगे कि स्टैक क्या होता है और कौन कौन से सपोर्टेड ऑपरेशंस हैं स्टैक के, और फिर हम स्टैक की एप्लीकेशंस कुछ कंसिडर करेंगे। फिर हम देखेंगे कि लिंक लिस्ट को यूज़ करके हम स्टैक कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और इसी तरह हम देखेंगे कि एरे यूज़ करके स्टैक किस तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और उसके बाद मुख्तलिफ़ तरह की कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस हैं, उनको हम देखेंगे कि स्टैक के यूजेस क्या हो सकते हैं। अच्छा जी, स्टैक क्या है? स्टैक इज़ अ बेसिक डेटा स्ट्रक्चर दैट कैन बी लॉजिकली थॉट ऑफ एज अ लीनियर स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेड बाय रियल फिजिकल स्टैक और ए पाइल। मिसाल के तौर पे किताबों का स्टैक, एक के ऊपर एक किताबें स्टैक कर लें, लेकिन कुछ रूल्स हैं। रूल्स क्या है? इंसर्शन एंड डिलीशन टेक्स प्लेस एट वन एंड कॉल्ड द टॉप ऑफ द स्टैक। ठीक है, मिसाल के तौर पे किताबें एक के ऊपर एक स्टैक कर ली, और ये कहा गया कि दरमियान में से किसी किताब को आप नहीं निकाल सकते। द ओनली बुक दैट यू कैन टेक ऑफ द स्टैक ऑफ द पाइल इज़ द वेरी टॉप वन। ठीक है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम एक पाइल बना रहे हैं, एक स्टैक बना रहे हैं, जिसके अंदर नंबर्स स्टैक किए हुए हैं। नंबर टाइल्स समझ लें स्टैक की हुई हैं, और जहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, द बेसिक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ स्टैक इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ लास्ट इन फर्स्ट आउट स्ट्रक्चर, लीफो भी कह देते हैं उसको। ठीक है। इसका मतलब ये है कि स्टैक में हमेशा जो आइटम ऐड किया जाएगा वो टॉप मोस्ट बन जाएगा, और जिसको निकालेंगे स्टैक में से, रिमूव करेंगे, दैट वुड बी ऑल्सो द टॉप वन वुड बी रिमूव्ड। थोड़े से टर्मिनोलॉजी है। जब हम किसी एलिमेंट को ऐड करते हैं ऑन टॉप ऑफ द स्टैक, तो दिस इज़ कॉल्ड द पुश ऑपरेशन। और जब किसी एलिमेंट को रिमूव करते हैं फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्टैक, तो उसको हम कहते हैं द पॉप ऑपरेशन। ठीक है। और हमारे पास कोई पॉइंटर होता है जिसको हम टॉप का नाम देते हैं, जो हमेशा टॉप ऑफ द स्टैक को पॉइंट कर रहा होता है। ठीक है। अब मिसाल के तौर पे इस पाइल में से 1 से लेके 5 तक नंबर्स का एक पाइल है। इसमें अगर हमने नंबर 2 एक्सेस करना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि पहले 5 को पॉप करें, फिर 4 को पॉप करें, फिर 3 को पॉप करें, और 2 को पॉप करेंगे तो हम 2 को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। तो एक वक्त में सिर्फ टॉप को ही हम चेंज कर सकते हैं, या उसके अंदर कोई आइटम पुश कर सकते हैं, तो उस केस में टॉप ऊपर मूव कर जाता है। और या हम किसी आइटम को पॉप करवा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, उस केस में ये जो पॉइंटर है ये नीचे नेक्स्ट आइटम विच बिकम्स द न्यू टॉप, वहाँ पे मूव कर जाता है। बेसिकली दो ऑपरेशंस हैं, पुश और पॉप के, जिसके ज़रिए हम स्टैक को इम्प्लीमेंट करते हैं। इसके अलावा कुछ और हेल्पर फंक्शंस होते हैं। मिसाल के तौर पे एक्सक्यूज मी, मिसाल के तौर पे पीक का फंक्शन। पीक का फंक्शन क्या करता है कि विदाउट रिमूविंग द टॉप एलिमेंट, इट लेट्स अस नो द कंटेंट्स ऑफ दैट एलिमेंट। ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर नंबर्स का एक स्टैक है जिसके अंदर नंबर स्टैक कर रहे हैं, तो जो टॉप मोस्ट नंबर है उसको हम देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं, विदाउट हैविंग टू एक्चुअली रिमूव इट फ्रॉम द स्टैक, विदाउट पॉपिंग इट फ्रॉम द स्टैक। हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसकी वैल्यू को देख सकते हैं। फिर एक हेल्पर फंक्शन है इस एम्प्टी के नाम से, कि अगर हमारा स्टैक एम्प्टी हो जाए, देयर इज़ नो मोर आइटम्स इन द स्टैक, तो ये फंक्शन हमें इज़ एम्प्टी रिटर्न कर देगा ट्रू। और अगर स्टैक एम्प्टी नहीं होगा तो रिटर्न करेगा फॉल्स। बाज़ केसेस में ये इज़ फुल वाला फंक्शन भी इम्प्लीमेंट होता है। ठीक है। अगर हम लोग ख़ास तौर पे अगर एरे इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हों, आगे हम देखेंगे कि हम लिंक लिस्ट की मदद से भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और एरे की मदद से भी अपने स्टैक को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर इसकी एरे की इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हो,
तो जाहिर बात है कि एरे का साइज़ फिक्स्ड होता है, तो वो लिमिट हमें लगा देता है कि कितना बड़ा स्टैक हो सकता है। तो एक हेल्पर फंक्शन इज़ फुल के नाम से भी बाज़ केसेस में यूज़फुल होता है। इस इस एनिमेशन में पुश और पॉप के ऑपरेशंस दिखाए हुए हैं, और पीक जहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज़ बेसिकली अ पॉइंटर टू द टॉप, और बता रहा है कि पीक फंक्शन से हम इस वाले एलिमेंट को ऑब्जर्व कर सकते हैं। और किसी वक्त स्टैक की लेंथ कितनी है इसको भी अलग से किसी वेरिएबल में स्टोर किया जा सकता है, जैसे कि नीचे इस एनिमेशन में नज़र आ रहा है। और इज़ एम्प्टी ये फंक्शन जो रिटर्न कर रहा है वो दिखाया है, जब एक भी अगर आइटम है स्टैक के अंदर तो ये इज़ एम्प्टी फॉल्स रिटर्न करेगा, जब खाली हो जाएगा स्टैक तो वो ट्रू रिटर्न कर देगा, जिस केस में लेंथ हमारे पास 0 हो जाएगी। तो अभी तक हमने एब्स्ट्रैक्ट लेवल के ऊपर स्टैक को स्टडी किया, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप स्टैक को देखा है कि इट्स अ स्पेशल टाइप ऑफ डेटा स्टोरेज स्ट्रक्चर जिसके अंदर एक्सेस सिर्फ एक एंड से है, ठीक है। आप उसमें लिंक लिस्ट की तरह से दरमियान में किसी जगह पर इंसर्शन नहीं कर सकते। जैसे हमने लिंक लिस्ट में इंसर्ट एट इंडेक्स देखा था फंक्शन, तो उसकी कोई सपोर्ट स्टैक में नहीं है, ठीक है। रैंडम एक्सेस नहीं है, ठीक है, सीक्वेंशियल एक्सेस है। एरे के अंदर रैंडम एक्सेस होती है, लेकिन स्टैक जब आप यूज़ कर रहे होंगे तो उसके अंदर आपके पास रैंडम एक्सेस नहीं है। अच्छा जी, एप्लीकेशंस ऑफ स्टैक, हम स्टैक को कहाँ यूज़ करते हैं, ठीक है। आप आगे चल के जब माइक्रो प्रोसेसर्स पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि एक हार्डवेयर के अंदर एक बिल्ट इन स्टैक यूज़ करते हैं, जिसकी मदद से हम लोग जब फंक्शन कॉल्स होती हैं तो उनके रिटर्न एड्रेसेस और जो किसी फंक्शन के लोकल वेरिएबल्स हैं जब कॉन्टेक्स्ट चेंज होता है तो उनको स्टैक में पुश करते हैं, ठीक है। और इसको हम डिटेल से आप लोग छठे सेमेस्टर में जब आप माइक्रो प्रोसेसर्स पढ़ेंगे तब देखेंगे, लेकिन स्टैक की एक रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन और एक अच्छी एप्लीकेशन वहाँ पर आपको नज़र आएगी। इसके अलावा बहुत सारे एक्सक्यूज़ मी, इसके अलावा बहुत सारे कंप्यूटिंग एल्गोरिदम्स हैं जिसके अंदर स्टैक यूज़ होता है। मिसाल के तौर पे क्विक सॉर्ट एल्गोरिदम है, जब हम सॉर्टिंग कवर करेंगे इसी कोर्स में आगे चल के तो उसमें हम क्विक सॉर्ट एल्गोरिदम भी देखेंगे, उसमें हम देखेंगे कि हम लोग स्टैक भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि प्रिंटिंग बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स, अगर हम किसी डेसिमल नंबर की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन को प्रिंट करना चाहेंगे तो उसके लिए हम लोग स्टैक यूज़ कर सकते हैं। किस काम के लिए वो भी आगे चल के देखते हैं। इसी तरह एवेल्यूएटिंग मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस, जब आप कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखते हैं तो उसके अंदर कुछ ऑपरेंड्स होते हैं जिन नंबर्स को आप लेट से ऐड मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं, कुछ ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है, कुछ ब्रैकेट्स होती हैं। इन तीन चीज़ों के कॉम्बिनेशन से एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनता है, ठीक बनती है। तो हम लोग देखेंगे कि जिस वक्त कंप्यूटर प्रोग्राम किसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को एवेलुएट करना चाहता है तो उसके मुख्तलिफ स्टेप्स हैं और हर स्टेप के अंदर स्टैक्स यूज़ किए जा सकते हैं। फिर आज के लेक्चर में एक और हम देखेंगे टावर ऑफ हनोई प्रॉब्लम। ये एक टिपिकल मैथमेटिक्स का एक प्रॉब्लम है जो बेसिकली स्टैक की मदद से बहुत अच्छी तरह से रिप्रेजेंट हो जाता है, ठीक है। इसको भी अभी हम देखते हैं। इसी तरह फाइनेंस के अंदर स्टॉक स्पैन एक प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने के लिए भी हम लोग स्टैक यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम देख लेते हैं कि स्टैक लिंक लिस्ट को यूज़ करके कैसे बना सकते हैं। सिंगली लिंक लिस्ट से फॉर एग्जांपल बड़ी आसानी से एक स्टैक इम्प्लीमेंट हो सकता है, ठीक है। सिंगली लिंक लिस्ट में क्या होता है, हमारे पास मल्टीपल नोड्स होती हैं, एक से एक दूसरे अगली कनेक्टेड होती है, नेक्स्ट पॉइंटर अगली नोड को पॉइंट कर रहा होता है और जो लास्ट नोड होती है वो नल, उसके नेक्स्ट लास्ट नोड का नेक्स्ट पॉइंटर नल को पॉइंट कर रहा होता है, ठीक है। और हमारे पास एक हेड ऑफ द नोड होता है, तो इंस्टेड ऑफ कॉलिंग इट अ हेड हम उसको टॉप कह दें, ठीक है। और लिंक लिस्ट में तो मल्टीपल ऑपरेशन सपोर्टेड थे कि रिमूविंग द फर्स्ट एलिमेंट, एडिंग द फर्स्ट एलिमेंट, इंसर्टिंग एन एलिमेंट एट ए सर्टेन इंडेक्स, इंसर्टिंग आफ्टर द लास्ट वैल्यू,
डिलीटिंग द लास्ट वैल्यू फ्रॉम द लिस्ट, सो ऑन एंड सो फोर्थ, मल्टीपल ऑपरेशंस पॉसिबल थे। लेकिन स्टैक के अंदर लिमिटेड ऑपरेशंस हैं। पुश इसका मतलब है कि नया एलिमेंट नोड 1 की जगह पर आ जाएगा, नोड 1 नोड 2 बन जाएगी, नोड 2 नोड 3 हो जाएगी, नोड 3 नोड 4 बन जाएगी। ठीक है, एक नई नोड 1 आ जाएगी जब हम एक नया इसमें एलिमेंट पुश करेंगे, तो टॉप उसके हिसाब से मूव हो जाएगा। ठीक है, तो अगर लिंक्ड लिस्ट के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो दिस ऑपरेशन वाज इंसर्टिंग एन एलिमेंट एट द स्टार्ट ऑफ द लिस्ट। ठीक है, तो सेम फंक्शंस जो आपने बनाए हुए हैं पहले लिंक्ड लिस्ट के लिए, उसमें से कुछ निकाल के, मिसाल के तौर पे उसमें से आप एक इंसर्ट नोड एट बिगिनिंग और डिलीट द फर्स्ट नोड, ये दो निकाल लें और इसकी मदद से आप अपना स्टैक इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसका पुश और पॉप फंक्शन इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लिंक्ड लिस्ट में चूँकि कोई साइज़ की क़ैद नहीं है, जितनी आपके पास मेमोरी है आप उसके अंदर लिस्ट को ग्रो कर सकते हैं, इसलिए स्टैक का साइज़ उस तरह से लिमिट करने की ज़रूरत नहीं है कि हम कहें कि अब स्टैक फुल हो गया, 30 एलिमेंट्स मैक्सिमम आ सकते थे, नाउ द स्टैक इज़ फुल। वो तो जितनी मेमोरी है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो आमतौर पे लिंक्ड लिस्ट की इम्प्लीमेंटेशन जब स्टैक की करते हैं तो उसके अंदर ये जो इज़ फुल वाला हमने फंक्शन देखा था वो इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता, इज़ एम्प्टी वाला किया जाता है। दूसरी ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम एक सिंपल अरे के अंदर स्टैक इम्प्लीमेंट कर दें। ठीक है, और उसमें भी एक पॉइंटर यूज़ होगा, और लेट्स से कि हमने कहा कि ये अरे है और इस पर्टिकुलर सिमुलेशन के अंदर ये दिखाया कि इसमें नंबर 1 से ये फर्स्ट एलिमेंट है, फिर ये सेकंड एलिमेंट है, थर्ड एलिमेंट, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और चूंकि अरे का साइज़ फिक्स्ड है, इसलिए जिस वक्त ये सारे एलिमेंट्स फिल हो जाएंगे 1 से लेकर 7 तक, अरे आपकी फुल हो जाएगी, तो दैट वुड मीन द स्टैक इज़ फुल। तो अगर अरे की इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो इट मेक्स सेंस कि आप इज़ फुल के नाम से एक फंक्शन बना लें। ठीक है, और अरे की इम्प्लीमेंटेशन सिंपल है कि आप की जो टॉप का पॉइंटर है ये हर पुश के साथ इंक्रीमेंट हो जाएगा, हर पॉप के साथ एक डिक्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है, टॉप का जो पॉइंटर है हर पुश के साथ इंक्रीज़ हो जाएगा और पॉप के साथ डिक्रीज़ हो जाएगा। एरे के अंदर एज सच आप आइटम को रिमूव नहीं कर सकते। ठीक है, उसकी जगह कोई डिफरेंट आइटम तो डाल सकते हैं, बट यू कैन नॉट एक्चुअली डिलीट इट सो दैट इट कंटेन्स नथिंग। ठीक है, आपने देखा था कि अगर आप कोई मेमोरी एलिमेंट नहीं यूज़ कर रहे तो या उसमें ज़ीरो होगा या कोई गार्बेज वैल्यू होगी, देयर वुड बी समथिंग इन दैट पर्टिकुलर लोकेशन। ठीक है, तो टॉप ये डिसाइड करेगा कि स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स 1 या 0 कितने एलिमेंट्स हैं और टॉप इस वक्त कहाँ पर है। ठीक है, और पुश पॉप के ज़रिए आप उसके अंदर एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं और एलिमेंट्स को रिमूव कर सकते हैं। ऑल्दो एरे इज़ अ रैंडम एक्सेस स्ट्रक्चर, ठीक है, आप उसको किसी भी इंडेक्स देकर उसमें कहीं से कोई वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन जब आप स्टैक इम्प्लीमेंट करेंगे यूजिंग एन एरे तो आप एरे के अंदर जो इंडेक्सिंग वाला फीचर है वो यूज़ नहीं करेंगे। देन यू वुड बी एक्सेसिंग एलिमेंट्स सोली बाय यूजिंग दिस पॉइंटर टॉप। ठीक है, और आप पुश और पॉप के ऑपरेशंस करेंगे जो बेसिकली टॉप पॉइंटर को मूव करेंगे और ये एरे के जो एलिमेंट्स हैं इनको रीड करेंगे या राइट करेंगे। आई होप इट इज़ क्लियर। जब आगे इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे तो इसको हम ज़्यादा डिटेल से देख लेंगे। अच्छा, कुछ यूजिंग स्टैक्स, कुछ एप्लीकेशंस की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, प्रिंटिंग बाइनरी नंबर्स, हमारे पास यानी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन को हम प्रिंट करना चाह रहे हैं। कोई नंबर हमारे पास है, डेसिमल नंबर, और हम चाहते हैं कि उसकी बाइनरी में जो रिप्रेजेंटेशन है वो हम प्रिंट कर दें। तो उसके लिए एक छोटा सा एल्गोरिथम यहाँ पर लिखा हुआ है कि रीड अ नंबर, अब नंबर डेसिमल में है और उसके बाद एक लूप है। ठीक है, वाइल द नंबर इज़ ग्रेटर देन 0, क्या करना है, फाइंड द रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग द नंबर बाय 2। ठीक है, नंबर को 2 से डिवाइड करके मॉड उसका जो रिमाइंडर है वो ले लें। ठीक है, और उस रिमाइंडर को प्रिंट कर दें। अब 2 से जब किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर या 0 आएगा अगर इवन नंबर है, या 1 आएगा अगर वो नंबर ऑड है। तो आपके पास जो आउटपुट प्रिंट होगी इट वुड आइदर बी ए 1 और ए 0। ठीक है, तो तीसरे स्टेप में डिवाइड दैट नंबर बाय 2, यानी आप उसको उस नंबर को मॉडिफाई कर रहे हैं। एग्जाम्पल, अगर शुरू में 10 लिया तो 10 डिवाइडेड बाय 2 का रिमाइंडर आता था 0, वो प्रिंट कर दिया।
और जो एक्चुअल वैल्यू थी 10, उसको डिवाइड किया 2 से, तो रिमाइंडर नहीं, अब जो डिवीजन हुई है, डिवीजन का रिजल्ट ये आ रहा है कि 5। तो अब वो नंबर मॉडिफाई हो गया, पहले 10 था, अब नंबर 5 हो गया। ये सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो जब तक ये नंबर इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो तब तक आप ये प्रोसेस करेंगे। एक एग्जांपल यहाँ पर देख लेते हैं लिखी हुई। सपोज द नंबर हुज बाइनरी फॉर्म वी वांट टू फाइंड इज 23। यूजिंग दिस लॉजिक, द अबव लॉजिक, वी गेट द रिजल्ट एज 1111101। ठीक है, इंस्टेड ऑफ 10111। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है ये कह रहे हैं कि जब हमने सबसे पहले 23 को 2 से डिवाइड किया, मॉड लिया इसका, ठीक है, तो 1 रिमाइंडर बचा, वो 1 ये प्रिंट हो गया। ठीक है, और हमारे पास 23 डिवाइडेड बाई 2 होल नंबर डिवीजन अगर करें, उसका आंसर आ जाएगा 11। ठीक है, 11 पॉइंट समथिंग आ रहा है ना, वो पॉइंट तो ख़त्म हो जाएगा, तो 11 आंसर आ जाएगा। फिर उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो मॉड लेंगे, तो रिमाइंडर आ जाएगा 1, रिमाइंडर आ जाएगा 1, और आंसर आ जाएगा 5। ठीक है, फिर उसको 2 से डिवाइड करेंगे, मॉड लेंगे, तो रिमाइंडर आ जाएगा 1 और आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, और उसको फिर 2 से डिवाइड करेंगे, तो रिमाइंडर आ जाएगा 0 और रिमाइंडर आ जाएगा 0। ठीक है, ये आखिरी 1 कहाँ से आ रहा है, इससे आखिर में 1 बच जाएगा। 2 डिवाइडेड बाय 2 इज़ 1। ठीक है, 2 डिवाइडेड बाय 2 इज़ 1, तो 1 को जब 2 से डिवाइड करेंगे, मॉड लेंगे, उसका रिमाइंडर आ जाएगा 0, सॉरी, इसका रिमाइंडर आ जाएगा 1 और डिवीजन का रिजल्ट आ जाएगा 0, तो वो बन जाएगा 11101, जैसे यहाँ पे पहले लिखा हुआ है ब्लू में। ठीक है, लेकिन जो एक्चुअल आंसर है, जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है 23 की, दैट इज़ नॉट 11101, बल्कि इसका रिवर्स ऑर्डर है 10111, ये इसका आंसर है। ठीक है, तो क्या हम कर सकते हैं, हम एक स्टैक यूज़ कर सकते हैं, एक नंबर स्टैक यूज़ कर सकते हैं, कि जब ये एल्गोरिथम हम रन करें, तो इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग द रिमाइंडर, वी पुश द रिमाइंडर ऑन टू द स्टैक, और जब ये सारी आइट्रेशंस मुकम्मल हो जाएं, तो एट द एंड हम एक एक एलिमेंट स्टैक में से पॉप कराते जाएं और उसको प्रिंट करते जाएं। ठीक है, तो इसी को अगर इसी एग्जांपल को देखें, तो इस केस में हमारे पास सबसे पहले स्टैक में 1, फिर 1, फिर 1, फिर 0, फिर 1 पुश होगा। जब पॉप कराना शुरू करेंगे, सबसे पहले 1 पॉप होगा, फिर 0 पॉप होगा, 1 1 1 ये पॉप होंगे, और इनको जिस वक्त हम स्टैक में से पॉप कराएंगे, साथ साथ प्रिंट करा लेंगे, तो इसका जो ऑर्डर है वो भी ठीक हो जाएगा। और यही एल्गोरिथम जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये यूज़ करते हुए हम कर सकते हैं। हम ये भी कर सकते हैं कि हम इसकी जगह कोई दूसरा एल्गोरिथम यूज़ कर लें, लेकिन ये एक सिंपल सा एल्गोरिथम है जो बाइनरी कन्वर्जन के लिए हम लोगों ने बचपन में सीखा होता है। ठीक है, तो दिस बेसिक एल्गोरिथम अलॉन्ग विद द स्टैक कैन बी यूज टू प्रिंट बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स। ठीक है, अब इसकी जो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन या प्रोग्राम है, उसको भी हम नेक्स्ट लेक्चर में करके देख लेंगे। अगली जो इसकी एप्लीकेशन या प्रॉब्लम है जो हम स्टैक की मदद से हल करते हैं, वो एक पज़ल है जिसको टावर ऑफ हनोई कहते हैं। ठीक है, टावर ऑफ हनोई, उसके पीछे एक मिथ है, एक स्टोरी है, उस स्टोरी को आप पढ़ लीजिएगा कहीं से। लेकिन बेसिक प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास 3 पेग्स हैं, 1 2 3, और हमारे पास ये डिस्क्स हैं मुख्तलिफ़ साइज़ की। ठीक है, और उनकी एक इनिशियल पोजीशन गिवन है। टास्क ये है कि इस सारे पाइल को या इस सारे स्टैक को पेग नंबर 1 से मूव करना है, फॉर एग्जांपल पेग नंबर 3 में, एंड वी कैन यूज़ पेग नंबर 2 एज इंटरमीडिएट। ठीक है, इंटरमीडिएट पोजीशन। लेकिन कुछ रूल्स हैं। पहला रूल तो ये है कि जब भी किसी पेग में से कोई डिस्क रिमूव करेंगे, तो इट हैज़ टू बी द वेरी टॉप वन।
ठीक है। दूसरा रूल ये कि एक वक्त में एक ही डिस्क रिमूव कर सकते हैं, मल्टीपल डिस्क नहीं रिमूव कर सकते। और तीसरा और फाइनल रूल ये है कि जब आप डिस्क किसी पैक में डालेंगे तो इट हैज़ टू बी ऑन टॉप ऑफ लार्जर डिस्क। बड़ी डिस्क छोटी डिस्क के ऊपर प्लेस नहीं की जा सकती, ठीक है। बड़ी डिस्क के ऊपर हमेशा छोटी डिस्क आएगी, चाहे जिस भी ऑर्डर में हो। इसकी एक छोटी सी सिमुलेशन है जो यहाँ पर मैंने इंसर्ट की है, ठीक है। इस पर्टिकुलर सिमुलेशन में 4 डिस्क्स हैं, 3 पैक्स हैं। लेफ़्ट से हमने राइट मोस्ट में जाना है, ठीक है। तो उसके अंदर क्या क्या स्टेप्स रिक्वायर्ड होंगे वो सारे यहाँ पर उसकी सिमुलेशन है। ज़रा तेज़ चल रही है, इस वजह से आप उसको फॉलो नहीं कर पा रहे होंगे लेकिन ये एक्सप्लेन कर रहा है कि परफॉर्म क्या करना है, ठीक है। यूजिंग पैग 2 एज एन इंटरमीडिएट, सारी डिस्क फ्रॉम पैग नंबर 1 उनको इसी ऑर्डर में मूव करना है पैग नंबर 2 में, कि सबसे बड़ी डिस्क सबसे नीचे आ जाए, सबसे छोटी डिस्क सबसे ऊपर आ जाए और इसी ऑर्डर के अंदर मौजूद हों, ठीक है। तो आप देखेंगे 4 डिस्क को मूव करने के लिए बहुत सारे ऑपरेशंस करने पड़े। इसको भी हम कोशिश करेंगे कि इसको इम्प्लीमेंट करके देख लें। इसमें हम लोग इसकी इम्प्लीमेंटेशन में स्टैक भी यूज़ करेंगे और इसकी इम्प्लीमेंटेशन में हम लोग रिकर्जन भी यूज़ कर लेंगे अपने सॉल्यूशन को बेहतर बनाने के लिए। अच्छा जी, एक और एप्लीकेशन स्टैक्स की वो हो सकती है चेकिंग बैलेंस ऑफ ब्रैकेट्स। मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस की इवैल्यूएशन की बात की थी शुरू में। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस की इवैल्यूएशन में एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये होती है कि आप ये देखें कि आपका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यूज़र ने एंटर किया फॉर एग्जांपल वो बैलेंस्ड भी है कि नहीं। बैलेंस होने का मतलब ये है कि हर स्टार्टिंग ब्रैकेट के लिए एक क्लोजिंग ब्रैकेट होनी चाहिए, ठीक है। अगर एक कर्ली ब्रैकेट फॉर एग्जांपल स्टार्ट हो रही है, लेफ़्ट ब्रैकेट है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक राइट ब्रैकेट भी एग्जिस्ट करनी चाहिए, ठीक है। इसी तरह पैरेंथेसिस का हाल है, इसी तरह से ब्रेसेस का हाल है, ठीक है। सारी स्टार्टिंग ब्रैकेट्स का के कॉरस्पॉन्डिंग एक एंडिंग ब्रैकेट होना भी ज़रूरी है और उनको एक सर्टन ऑर्डर में होना भी ज़रूरी है ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमारे पास ये नीचे एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, हम इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को का बैलेंस चेक करना चाहते हैं, ठीक है। हम उसके लिए एक स्टैक यूज़ कर सकते हैं। स्टैक क्या करेगा कि जैसे ही इसको कोई ब्रैकेट मिलेगी वो उसको स्टैक में पुश कर देगा, ठीक है। किसको पुश करना है, किस ब्रैकेट को, जो स्टार्टिंग ब्रैकेट आ रही है, लेफ़्ट ब्रैकेट जिसको आप कह सकते हैं, चाहे वो पैरेंथेसिस हैं, चाहे वो ब्रेसेस हैं, चाहे वो कर्ली ब्रैकेट्स हैं, ठीक है। तो जो भी स्टार्टिंग ब्रैकेट है जब वो इनकाउंटर होगी, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कोई पॉइंटर है जो या कोई कर्सर है जो इस वक्त ए पर है, तो ए को इग्नोर कर दिया, उसके बाद में ये कर्ली ब्रैकेट्स का लेफ़्ट कर्ली ब्रैकेट आ गई, इसको मैंने स्टैक में पुश कर दिया। उसके बाद बी को इग्नोर कर दिया और स्क्वायर ब्रैकेट को स्टैक में पुश कर दिया, सी को इग्नोर कर दिया, पैरेंथेसिस ये लेफ़्ट जो ब्रैकेट है इसको स्टैक में पुश कर दिया। ये ऊपर यहाँ पे डिपिक्ट भी हो रहा है अब उसके बाद डी को इग्नोर कर दिया, प्लस को इग्नोर कर दिया, ई को इग्नोर कर दिया। अब मेरे पास एक एंडिंग ब्रैकेट आ रही है। जैसे ही मेरे पास एक एंडिंग ब्रैकेट आएगी तो मैं स्टैक में से एक वैल्यू को पॉप कराऊंगा और रूल ये है कि जिस वैल्यू को मैं पॉप करा रहा हूँ वो उसके कॉरस्पॉन्डिंग ओपनिंग ब्रैकेट होनी चाहिए, ठीक है। मैंने यहाँ पर ई के बाद इनकाउंटर की थी एक राइट पैरेंथेसिस, ठीक है। तो अब मुझे ज़रूरी है बैलेंस होने के लिए ज़रूरी है कि स्टैक की जो टॉप के ऊपर एलिमेंट पड़ा हुआ है वो इसके मैचिंग लेफ़्ट पैरेंथेसिस हो, ठीक है, ताकि वो इसको क्लोज़ कर दे, ठीक है, इसकी स्टार्टिंग और एंडिंग क्लोज़ हो जाए, ठीक है। तो ये पॉप हो गया। अगर ये दोनों मैच कर गई तो वी विल कंटिन्यू, अगर ये मिसमैच हो गया तो यहीं पे हम रुक जाएंगे, ठीक है। देयर इज़ नो मिसमैच तो हम आगे चल पड़े। उसके बाद फिर एक
एक्सक्यूज मी, एक डिवाइड का साइन, इसको इग्नोर कर दिया, 2 को इग्नोर कर दिया, माइनस को इग्नोर कर दिया, एफ को इग्नोर कर दिया, फिर हमें एक राइट स्क्वायर ब्रैकेट मिली है। जब राइट स्क्वायर ब्रैकेट को इनकाउंटर किया तो हम स्टैक में से एक वैल्यू को पॉप कराएंगे। दैट वैल्यू इन दिस केस इज़ अ लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट, स्टार्टिंग स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। तो मैच कर रही हैं, लेकिन अगर मैच नहीं करती तो this would have caused an error and we would have stopped checking the rest of the expression saying that the expression is not balanced. Similarly, फिर आगे जब हम एनकाउंटर करेंगे आखिरी वाली कर्ली ब्रैकेट को, राइट कर्ली ब्रैकेट को, तो उस वक्त हमारे पास स्टैक में सिर्फ एक टॉप पर एक ही कर्ली ब्रैकेट होगी, उसको पॉप करा के उसको मैच कराएंगे, तो लेफ्ट और राइट आपस में मैच हो रही होंगी, तो दिस वुड मीन दैट आवर एक्सप्रेशन इज़ बैलेंस्ड, ठीक है। तो इस तरह से हम स्टैक यूज़ करते हुए मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस का बैलेंस चेक कर सकते हैं। बिफोर वी स्टार्ट टू इवेलुएट अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, इट इज़ नेसेसरी कि हम उसका बैलेंस पहले चेक करें कि अगर बैलेंस नहीं है तो शुरू में ही यूज़र को कोई नोटिफिकेशन आ जाए कि इसका बैलेंस ठीक नहीं है। अच्छा जी एक और यहाँ पे स्टैक का यूज़ दिखाया हुआ है। हम लोग जब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को लिखते हैं तो आम तौर पर जिस तरह ये टॉप पे लिखी हुई है इस तरह से लिखते हैं, इसको हम कहते हैं इनफिक्स नोटेशन। इनफिक्स नोटेशन के अंदर दो ऑपरेंड्स के दरमियान में ऑपरेटर आ रहा होता है, ठीक है, और ब्रैकेट्स फर्दर बताती हैं कि किसको पहले सॉल्व करना है, किसको बाद में सॉल्व करना है, किस ऑपरेशन को पहले करना है, किसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा है, किसकी प्रेसिडेंस कम है। हम उसको ब्रैकेट्स की मदद से फर्दर सेट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको हम इनफिक्स नोटेशन कहते हैं जिसके अंदर दो ऑपरेंड्स और उनके दरमियान में ऑपरेटर होता है। अब ए बी ये दो ऑपरेंड्स हैं प्लस इनके दरमियान में ऑपरेटर है। जब ये एवेलुएट होगा और ब्रैकेट ख़त्म होगी तो ए प्लस बी का जो भी रिज़ल्ट आएगा वो इस स्टार, जो मल्टीप्लिकेशन का साइन है स्टार यहाँ पे बनाया हुआ है, इसके लेफ़्ट पर आ जाएगा। उस केस में इसका ए प्लस बी का रिज़ल्ट, ये एक ऑपरेंड है, सी दूसरा ऑपरेंड है, और ये इनके दरमियान में ऑपरेटर मल्टीप्लायर है। ये जो नोटेशन है, लिखने का जो अंदाज़ है, दिस इज़ कॉल्ड इनफिक्स नोटेशन। ये हम देखेंगे कि जब हम कंप्यूटर की मदद से इस किस्म की किसी इक्वेशन को या एक्सप्रेशन को एवेलुएट करना चाहते हैं तो कंप्यूटर में ज़्यादा आसानी होती है कि अगर हम पोस्ट फिक्स नोटेशन यूज़ कर लें, ठीक है, या प्री फिक्स नोटेशन यूज़ कर लें, वो भी हम देखेंगे, ठीक है। एक को पॉलिश नोटेशन भी कहते हैं और दूसरी को इन्वर्स पॉलिश नोटेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो हम स्टैक की मदद से एक इनफिक्स नोटेशन को पोस्ट फिक्स नोटेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके रूल्स क्या होते हैं और वो कैसे यूज़ करते हैं, इसको हम किसी लेक्चर में, किसी एक्सरसाइज में या किसी लैब में इम्प्लीमेंट करेंगे, तब आप इसको मज़ीद डिटेल में देख सकेंगे। ये सारे इसके लिंक्स मैंने रेफरेंसेस में भी दिए हैं ताकि इसके जो बैक एंड पे एल्गोरिदम्स हैं वो आप स्टडी भी कर सकें और उसकी इम्प्लीमेंटेशन की कुछ एग्जांपल्स भी आपको मिल जाएंगी। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसकी एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन भी करके इनमें से कुछ एल्गोरिदम्स की इम्प्लीमेंटेशन भी करके चेक करेंगे, ठीक है। यहाँ पर इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स कन्वर्जन का एक एल्गोरिदम विच अगेन यूजेस अ स्टैक, उसको डिपिक्ट किया हुआ है कि सबसे ऊपर टॉप लाइन में एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो इनफिक्स नोटेशन में है, ठीक है। दरमियान में जो स्टैक हम यूज़ कर रहे हैं उसको दिखाया है कि इस वक्त स्टैक में क्या है, और नीचे जो कुछ लिखा हुआ है ये टर्किश ज़बान में लिखा है, ये दिस इज़ बेसिकली द आउटपुट, ठीक है। यानी पोस्ट फिक्स कन्वर्जन के बाद जो आउटपुट है दिस इज़ शोन इन द लास्ट लाइन, ठीक है। ये एनिमेशन एक टर्किश वेबसाइट से ली गई है, उसका लिंक मोस्ट प्रॉब्ली मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो इस वजह से जो आउटपुट है वो टर्किश में लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन इसमें बेसिकली ये हो रहा है कि जब हमें कोई नंबर एनकाउंटर करते हैं तो उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, आउटपुट पे लिख देते हैं। जब कोई ऑपरेटर या कोई ब्रैकेट एनकाउंटर करते हैं तो उसको हम स्टैक में पुश कर देते हैं, ठीक है। और जब हम किसी क्लोजिंग ब्रैकेट हमें मिलती है तो हम स्टैक में से एक वैल्यू को पॉप करा लेते हैं, ठीक है। और इसके कुछ रूल्स हैं जिसकी मदद से हम एक यूजिंग अ सिंपल स्टैक एंड अ कपल ऑफ रूल्स
हम एक इनफिक्स नोटेशन वाली एक्सप्रेशन को एक पोस्ट फिक्स वाली नोटेशन में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हम करके देखेंगे या लैब में या नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस पार्ट 1 ऑफ द लेक्चर। यानी 3 लेक्चर्स अगर इस वीक के हैं तो ये लेक्चर यहाँ पे मुकम्मल हो गया, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इनमें से कुछ एप्लीकेशंस लेकर और उसकी इम्प्लीमेंटेशन करके देखेंगे, ताकि स्टैक को इम्प्लीमेंट करना भी आ जाए इन द फर्स्ट स्टेप, और फिर स्टैक यूज़ करते हुए मुख्तलिफ एल्गोरिदम्स हम किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और डिफरेंट प्रॉब्लम्स को किस तरह टैकल कर सकते हैं, वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।